पूंजीपति वर्ग द्वारा मुनाफे और लाभ का उचित हिस्सा अपने कार्मिकों एवं मजदूरों के साथ साझा न कर पाने की अक्षमता एवं इच्छा शक्ति का अभाव ही समाज की सर्वाधिक वैज्ञानिक अवधारणा की संकल्पना कम्युनिज्म अर्थात साम्यवाद के उदय का आधार बना था। दुनिया में धनाढ्यों के बीच सर्वाधिक अमीर बनने की इच्छा, ग्राहकों से अत्यधिक मुनाफाखोरी तथा पूंजीपतियों द्वारा अपने कार्मिकों को उनके मेहनत का उचित हिस्सा न प्रदान किया जाना कार्मिकों के अंदर सर्वदा ही रोष एवं असंतोष का कारण रहा है। और जहां एक ओर इसने साम्यवाद की अवधारणा की पृष्ठभूमि तैयार की, वहीं लगातार यह अनेक समस्याओं के सृजन में उत्प्रेरक का कार्य करता रहा है। शासन और शोषण का खेल कोई नई घटना नहीं है, अपितु यह तो युगों से समाज में व्याप्त है। मजदूरों एवं दलितों के कठिन श्रम का सामंतों एवं जमींदारों के द्वारा किसी कृतज्ञता बोध अथवा उचित पारिश्रमिक के भुगतान के बिना ही निर्बाध उपयोग किया जाता रहा है। स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही शोषण का यह क्रम सतत जारी है और सामंतों और जमींदारों के उस शोषक वर्ग का स्थान आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा ले लिया गया है। अत्यधिक मुनाफाखोरी तथा लाभ के उद्देश्य से कार्यरत इन कंपनियों द्वारा अपने कार्मिकों के शोषण का खेल आज भी चल रहा है और फलस्वरूप कार्मिकों पर आय के अतिरिक्त स्रोतों को तलाश करते रहने का सतत दबाव भी बना रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द राइजिंग सन में। विज्ञान, आर्थिक, वित्तीय, समसामयिक एवं विभिन्न प्रकार के गंभीर व जटिल विषयों को कलात्मक प्रस्तुति के द्वारा दर्शकों के लिए सरस तथा आसान बनाकर रोचक जानकारी को प्रदान करना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। हाल ही में मून लाइटिंग के बढ़ते चलन की वजह से देश व आईटी सेक्टर में एक नई बहस शुरू हो चुकी है और आज हम द राइजिंग सन में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आईटी कंपनी विप्रो द्वारा मून लाइटिंग के आरोप में हाल ही में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिए जाने के कारण आईटी प्रोफेशनल्स के बीच यह एक अत्यंत गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा इन्फोसिस ने भी अपने कई कर्मचारियों को मून लाइटिंग के मद्देनज़र गंभीर चेतावनी दी थी। वहीं आईबीएम और टीसीएस जैसी कंपनियां भी मून लाइटिंग के विषय में अपना विरोध जता चुकी हैं। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और कई अन्य आईटी कंपनियां जहां एक और मून लाइटिंग के खिलाफ हैं, वहीं इसके विपरीत कुछ अन्य कंपनियां जैसे टेक महिंद्रा और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को मून लाइटिंग से कोई परेशानी नहीं है। स्विगी ने तो अगस्त के महीने में अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की मून लाइटिंग पॉलिसी पेश की, जिसके तहत नौकरी में कंपनी के व्यावसायिक हितों का टकराव और कार्यक्षमता प्रभावित न होने की शर्तों के साथ कर्मचारियों को अधिक पैसा कमाने के लिए बाहरी परियोजनाओं को शुरू करने या वीकेंड्स पर अतिरिक्त काम करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि वर्तमान में यह आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के कामकाज के दौरान उनके व्यवहार से संबंधित है, जिसमें कर्मचारी यदि अपनी पूर्णकालिक व नियमित नौकरी के साथ गुप्त तरीके से दूसरी जगह भी नौकरी या काम करता है तो उसे मून लाइटिंग कहा जाता है। परंतु एक विचार के रूप में मून लाइटिंग कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि एक जरूरत और समानांतर व्यवस्था के रूप में लंबे समय से समाज में यह प्रच्छन्न रूप में व्याप्त है और औद्योगिक क्रांति अथवा सेवा क्षेत्र की सेवाओं के विस्तार से पूर्व भी नौकरी के अतिरिक्त आय के साधनों को पाने का विचार एवं जरूरत हमेशा से ही समाज में व्याप्त रहा है, जिसमें चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस, शिक्षकों द्वारा ट्यूशन देने या घर के अन्य सदस्यों के नाम पर बीमा एजेंट बनने संबंधी घटनाएं भी इसी बात का परिचायक हैं। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। वहां ज्यादातर सामान्य नौकरियों का समय दिन के दौरान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होता है,
ऐसे में दूसरी नौकरी करने के लिए रात का समय मिलता है। चूंकि रात में चांद की रोशनी होती है, तो इसलिए ही दूसरी नौकरी करने की घटना को मून लाइटिंग का नाम दे दिया गया। यद्यपि मून लाइटिंग नामक समस्या के मूल में शोषण का ही खेल है, जिसमें कर्मचारी उचित पारिश्रमिक के अभाव में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अथवा किसी भी क्षण अपनी नौकरी छिन जाने के खतरों को ध्यान में रखते हुए अपनी बचत में अभिवृद्धि हेतु अतिरिक्त आय प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी नियमित नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी भी करने के लिए बाध्य हो जाता है। तथापि इसके लिए अन्य कारणों को भी जिम्मेदार माना जाता है, जिनमें प्रमुख हैं अपने कौशल में सुधार करना, अपने नेटवर्क का विस्तार करना, अपने पेशेगत जुनून को पूरा करना और अधिक रोमांचक कैरियर के अवसरों को खोजना। एक जगह से नौकरी छूटने पर रोजगार का संकट न रहे तथा बेहतर जीवन शैली विकसित करने में कामयाबी के उद्देश्य से कर्मचारियों में मून लाइटिंग की प्रवृत्ति देखी जाती है। अधिकांश कंपनियां इसे अनैतिक करार देती हैं, क्योंकि कर्मचारियों की मून लाइटिंग के आचरण के कारण कंपनियों को कई प्रकार से नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। जैसे दो जगह कार्य करने से कर्मचारियों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। अगर कर्मचारी प्रतिद्वंदी कंपनियों के साथ काम कर रहा है, तो मून लाइटिंग हितों के टकराव का कारण बन सकती है। यह डाटा के उल्लंघन, नॉन डिस्क्लोजर या गोपनीयता से संबंधित खतरे को उत्पन्न करता है और इस बात की भी चिंता है कि कर्मचारी ग्राहकों के साथ सीधे काम करेंगे और कंपनियों के मुनाफे को काफी कम कर देंगे। इसके अतिरिक्त अधिक काम के चलते जहां एक और सेहत से समझौता करना पड़ता है, वहीं कर्मचारियों को अधिक भरोसेमंद और जिम्मेदार नहीं माना जाता। पहले कम आय वर्ग वाले लोग अतिरिक्त आय के लिए ऐसा किया करते थे, लेकिन कोरोना के बाद से अच्छी सैलरी पाने वाले आईटी सेक्टर के कर्मचारी भी ऐसा कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान घर से काम करना एक आदर्श व्यवस्था बन गई है और तत्पश्चात आईटी उद्योग में मून लाइटिंग काफी लोकप्रिय हो गई है। अमेरिकी कर व्यवस्था स्वयं मूल्यांकन और स्वैच्छिक रिपोर्टिंग के विचार के आधार पर कार्य करती है तथा टैक्स की दृष्टि से अमेरिका और ब्रिटेन में दोहरे रोजगार या अधिक रोजगार करने को तकनीकी रूप से अनुमति है। भारतीय श्रम कानूनों में मून लाइटिंग के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं है, परंतु कारखाना अधिनियम 1948 के तहत दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध है। हालांकि भारत के कई राज्यों में आईटी कंपनियों को इस नियम से छूट दी गई है। कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीपति और प्रोलेटेरिएट अर्थात सर्वहारा वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष तो सदियों से चलता रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा, परंतु एक या एक से अधिक रोजगार करना कार्मिकों की निजी स्वतंत्रता का अधिकार है एवं मून लाइटिंग को अनैतिक मानने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापारिक लाभ के लिए खुद कितने अनैतिक कार्य करती हैं, इस पर भी उन्हें गौर कर लेना चाहिए। आज कंपनियां अपने लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के विस्तार में या प्रमोटर जो अल्प अवधि में ही बड़े से बड़ा धनकुबेर बनना चाहते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए खर्च कर देती हैं, जबकि बहुत छोटा हिस्सा अपने कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करने में ही असहज महसूस करने लगती हैं। फलस्वरूप बेहतर पारिश्रमिक न मिल पाने से कर्मचारियों को मुख्य रोजगार के परोक्ष अपराध बोध की भावना के साथ समानांतर आय सृजन के अवसरों को तलाशने के लिए गोपनीय रूप से कार्य करने पर विवश होना पड़ता है। और यह अत्यंत ही विडंबना और घोर चिंतन का विषय है कि हमारे विकसित एवं आधुनिक समाज में श्रमिकों एवं कार्मिकों के हित में नीतिगत सुधारों के तमाम दावों से परे धनाढ्य सामर्थ्यवान एवं पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों और कार्मिकों का किसी न किसी रूप में शोषण करने की व्यवस्था आज भी निरंतर जारी है। मानवीय मूल्यों एवं सामाजिक सरोकारों का समावेश कर एवं उदारता का परिचय देकर कार्मिकों के अंदर संस्थान के प्रति निष्ठा, कृतज्ञता एवं स्वामित्व का भाव जागृत करने के विपरीत अपने व्यक्तिगत हितों एवं निहित स्वार्थों को साधने के उद्देश्य में लिप्त
तमाम राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां एक और कार्मिकों को बेहद हिकारत के साथ उनके मेहनताने का उचित हिस्सा देना अस्वीकार कर देती हैं, वहीं दूसरी ओर देश व समाज में बढ़ती बेकारी व बेरोजगारी का अनुचित लाभ उठाते हुए किसी दूसरी कंपनी को अपनी सेवाएं नहीं देने जैसे अहितकर, अन्यायपूर्ण और अमानवीय शर्तों को अपने कार्मिकों पर थोपकर आय सृजन के नवीन अवसरों से भी उन्हें वंचित कर देने का प्रयास करती हैं। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से परे राम राज्य की संकल्पना से लगातार दूर होती जा रही शासन व्यवस्था और सरकारें सामर्थ्यवान पूंजीपतियों को ही अपना समर्थन दे बैठती हैं तथा कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर भारतीय दर्शन की परंपरा और अपनी जड़ों से अपने आप को दूर कर पश्चिमी दर्शन के प्रभाव में आते जा रही हैं, जो न तो समाज हित में है और न ही देश हित में। एक नवीन चुनौती के मद्देनजर ऐसी परिस्थिति से प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने और शोषक वर्ग की विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु समाज के सभी वर्गों को घोर विमर्श व चिंतन द्वारा बदलाव लाने की शीघ्र आवश्यकता है।